हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के संबंध में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने अमीबा न्यूट्रिशन को ठीक तरीके से समझा था, तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए लाइफ प्रोसेस का आपका अगला टॉपिक है ह्यूमन डाइजेशन। अच्छा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चूँकि आपको ह्यूमन डाइजेशन के संबंध में ही समझना है और आप एक ह्यूमन ही हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हम लोग खाते हैं और किस भागों से होकर ये गुज़रती हैं और कहाँ-कहाँ पे इनसे ज़रूरी चीज़ें अवशोषित की जाती हैं और बाद में जो भी फालतू की चीज़ें बचती हैं उनको कैसे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। बस अगर इन्हीं सारी चीज़ों को हम एक मैनर में ध्यान से साइंटिफिक तरीके से समझ लेते हैं, समझ लीजिए आपने डाइजेशन को ठीक तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझना है तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि ह्यूमन मुख्य रूप से केवल 5 चीज़ों को ही कंज्यूम करता है। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? या तो ह्यूमन प्रोटीन को ईट करता है, खाता है, या तो ह्यूमन कार्बोहाइड्रेट को खाता है, और या तो फैट को ईट करता है। इसके अतिरिक्त विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो इतनी ही चीज़ें एक ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कंज्यूम करती है। हालांकि हमारी डिशेस बहुत तरीके की होती हैं। जैसे आप प्रोटीन के संबंध में अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दाल वगैरह खाते हैं, ठीक है, और मांसाहारी हैं तो आप अंडा, मीट या दूध वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आप कहाँ से लेते हैं? तो देखिए, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं नॉर्मली, यहाँ तक कि आप आलू अगर खा रहे हैं तो या फिर चावल वगैरह खा रहे हैं तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, यानी इन्हें आप इन सभी चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फैट की अगर हम बात करें तो जितने भी ऑयली सब्सटेंस हैं, जैसे आप घी वगैरह खाते हैं या हमें मीट से भी फैट मिल जाता है, तो इन सब चीज़ों से हम फैट कंज्यूम करते हैं। इसके अतिरिक्त जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं ये मुख्य रूप से हरी सब्जियों, फलों और मिनरल्स हम पानी से, नमक से और अन्य चीज़ों से भी मिनरल्स को लेते हैं। सब्जियों में भी अलग अलग सब्जियों में अलग अलग मात्रा में अनेक तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम मुख्य रूप से केवल 5 चीज़ें ही खाते हैं भाई। अब ये 5 चीज़ें जो होती हैं तो कैसे बॉडी में एब्जॉर्व की जाती हैं? भाई नॉर्मली हम दाल खाते हैं तो दाल में प्योर मात्रा में थोड़ी कि प्रोटीन डायरेक्टली प्रोटीन को इंजेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं और प्रोटीन अलग अलग ऑर्गन्स में जाके कंज्यूम होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। दाल में प्रोटीन होता है लेकिन वो प्रोटीन फ्री स्टेट में नहीं रहता है। उस प्रोटीन को कैसे बॉडी के ऑर्गन में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज के निकालना है, अवशोषित करना है, तो ये प्रक्रिया बॉडी में, ऑर्गन में जब डाइजेशन होगा तभी हो पाएगी। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का सिस्टम समझना है। कार्बोहाइड्रेट भी जैसे मान लो डायरेक्टली, जैसे जो डिब्बे में ग्लूकोज आता है, अगर वो हम लोग पी ले तो मतलब ग्लूकोज डायरेक्ट फॉर्म में चला गया बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हम चावल खा रहे हैं तो बच्चे, एक चावल में फ्री स्टेट में ग्लूकोज थोड़ी होता है। चावल अगर हम खा रहे हैं तो उसमें चावल पहले बॉडी के इसी पाइप में जाएगा, जो भी हमारा डाइजेशन से रिलेटेड पार्ट है उसमें जाएगा, और फिर अलग अलग ऑर्गन्स में अपना डाइजेस्ट होगा, देन बॉडी जो होगी ग्लूकोज की फॉर्म में कंज्यूम कर पाएगी। इसी तरीके से फैट भी होता है। तो बॉडी में जो भी हम चीज़ें खाते हैं दिन में, तो वो डायरेक्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन मिनरल्स की फॉर्म में नहीं होती हैं। उन सब्सटेंस का बॉडी के अंदर डिग्रेडेशन होता, अपघटन होता है, या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होते हैं, जिसके बाद में बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं और फिर वो हम यूटिलाइज कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, उनका अपनी दिन की एक्टिविटीज़ में उनका उपयोग कर पाते हैं। तो बस इसी लिए डाइजेशन होता है। और ये चीज़ें कहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होती, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, इन सब का हम अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट साइंटिफिक वे में एक अध्ययन कर लेते हैं तो सारी चीज़ें डाइजेशन संबंधी क्लियर हो जाएंगी। तो ह्यूमन के अंदर अब हम ये समझते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ का डाइजेशन होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स की क्या विशिष्टताएं हैं, बस इन चीज़ों को हमें समझना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा जाए
तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट के लिए आपका एक बहुत ही लंबी एक नलिकानुमा संरचना होती है, जो कि माउथ से लेकर और एनस रेक्टम तक, रेक्टम या एनस तक फैली हुई होती है, जिसके अंदर फूड इंजेस्ट किया जाता है या धारण किया जाता है, लिया जाता है और फिर वो इससे होकर गुजरता है। रास्ते में इसके बहुत अलग अलग तरीके के अंग पड़ते हैं, जहाँ पे इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स के साथ में कई सारी प्रोसेसेस होती हैं। देन एट लास्ट में आपका फूड जो होता है उससे ज़रूरी चीज़ें अवशोषित कर ली जाती हैं, एब्जॉर्व कर ली जाती हैं, और जो भी वेस्ट सब्सटेंस पड़ते हैं उनको एनएस के द्वारा बाहर मल के रूप में मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस पूरी जो पाइप नुमा संरचना है, इसको एक हम नाम से बुलाते हैं, इसे हम बोलते हैं बच्चे एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर एक ये ह्यूमन बॉडी है, थोड़ा सा आपको भले ही ये छोटी छोटी चीज़ें लगें, लेकिन आप इसको जूम आउट करके भी देख सकते हैं, या नॉर्मली आप बुक में भी अगर चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको एक ऐसा डायग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बहुत छोटी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, इसका जो सबसे फर्स्ट पार्ट है ये मुंह होता है नॉर्मली, और यहाँ पे कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे बच्चे ये पार्ट के भाई सबसे पहले आपको नाम याद कर लेने हैं, ताकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन अगर बीच में कोई भाग बोल रहा हूँ तो आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये बॉडी के इस भाग से संबंधित है। देखिए, सबसे शुरुआत में जो माउथ पार्ट होता है, इसके अंदर एक भाग होता है सिलेवरी ग्लैंड। अच्छा, सिलेवरी ग्लैंड, अब आप कंफ्यूज हो गए सिलेवरी ग्लैंड क्या होता है भाई। तो सिलेवरी ग्लैंड क्या होता है, जैसे जो कुछ भी खाने पर तुरंत मुंह में एक तरीके के लार हम कह दें, सलाइवा सिक्रीशन होता है या लार आ जाती है तुरंत ना, तो वो लार जिस ऑर्गन से आती है उसे हम सिलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स आपका क्या है, जैसे मुंह कैविटी जो है मुंह की, यानी माउथ के अंदर हम टंग है और टीथ वगैरह सारी चीज़ें हैं ना, तो इसके जो अंतिम भाग आपका माउथ में पीछे की ओर होता है, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, खैर यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कैरो से, आप देख लीजिए इसको, इस भाग को फेरिंग्स बोलते हैं। आगे इसका जो टंग होती है, टंग तो आप जानते ही, जबान। ठीक है, नॉर्मली जबान बहुत चलती है सबकी। ठीक है, जबान में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन सारी हड्डियां तोड़वा सकती है जबान। ठीक है, तो देखिए, ये एक टंग होती है। साइंटिफिक में चूंकि हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन में हमें उस तरीके से नहीं जबान को देखना है, जबान को हमें देखना है कि इसका फंक्शन क्या है, टंग का फंक्शन क्या है ड्यूरिंग डाइजेशन। तो अभी तो इसका मोर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ओरल कैविटी, यानी जितना भी अंदर आपके मुंह के अंदर जगह है, जितनी जगह में आप खाने को खा सकते हैं ना, तो उसे ओरल कैविटी बोलते हैं। आगे देखते हैं इसके, तो आगे ये पाइप और ज़्यादा आगे चली आई हुई है। ठीक है, ये आगे चली आई हुई से हम ओसोफेगस बोलते हैं। ठीक, उसके आगे ये जो पाइप सीधा चली आई हुई है, सबसे पहले जो मेन पार्ट आपका एब्डोमिनल कैविटी, देखिए बच्चे, ऊपर का जहाँ पसलियाँ होती है इसको हम थोरैसिक रीजन बोलते हैं, थोरैसिक रीजन बोलते हैं, और नीचे का जो आपका पेट होता है जहाँ पे पसलियाँ नहीं होती इसको एब्डोमिनल कैविटी पाया जाता है, बोला जाता है। तो देखिए, ये जो पाइप है ये नीचे आपका आती है, स्टमक में आती है सबसे पहले, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में एक भाग पाया जाता है। इस स्टमक की कुछ संरचना इस तरीके से होती है, एक सेकेंड, लेट मी डू इट। इस तरीके से कुछ आपकी संरचना होती है, थोड़ा सा खराब बन गया है, समझने का प्रयास करिए, ऐसी लगभग संरचना होती है। ये आपका यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, ये देख लीजिए स्टमक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपका एब्डोमिनल कैविटी में कुछ ऐसा भाग पाया जाता है जिसको आप स्टमक बोलते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का उसोफेगस के बाद में भाग है। इस स्टमक के बाद में क्या होता है, स्टमक से एक पाइप ऐसे डिस्चार्ज होती, निकली हुई होती, जो आके आके आगे आके इस तरीके से शी शेप बनाती है। चूंकि यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, यानी हम समझेंगे स्टमक के बाद में एक भाग आता है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से सी शेप में मुड़ी हुई होती, बस यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत हो जाती है, और फिर आगे थोड़ा राउंड शेप में उलझी हुई हो जाती है। देन आगे ये मूव करते हुए
थोड़ा सा बिग हो जाती है, जो कि एज अ लार्ज इंटेस्टाइन जानी जाती है। और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है आगे 2-4 बार इस तरीके से घूमी हुई होती है अपने एब्डोमिनल कैविटी में। देन लास्ट पार्ट जो इसका होता है वो रेक्टम बोला जाता है। अगर यहाँ पे हम रेक्टम बनाने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो यही एक पाइप नुमा संरचना है जो कंप्लीट डाइजेशन को बताती है। तो सबसे पहले अच्छा, अब आपको क्या है कि दो चीज़ों में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है और डाइजेशन अलग है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ते हैं जो भी बॉडी के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड पार्ट हैं, और डाइजेशन के अंदर आप पढ़ते हैं कि जिस पार्ट में सब्सटेंस जाने के बाद में अलग अलग केमिकल्स के द्वारा डिग्रेड होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होते हैं। तो उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होने की जो प्रक्रिया है, इसको हम बच्चे डाइजेशन बोलेंगे। ये डाइजेस्टिव पार्ट नहीं इसको बोलेंगे, उसे हम डाइजेशन बोलेंगे। तो आपको एक माइनर सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक तरीके से देख रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस क्या होनी है वो अलोंग विद दिस पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, बस आप अपनी कंसंट्रेशन बच्चे मेंटेन करके रखिएगा, आपके लिए डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद में मैं एक आपको नोट्स के माध्यम से चीज़ें भी बता दूंगा, ताकि आप जब इस वीडियो को देखने के बाद में जब आप नोट्स को देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और आप लर्निंग ठीक तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि जो भी इसके पार्ट आपको बताए गए हैं, उन पार्ट्स के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या प्रोसेसेस होती है, उनकी फिजियोलॉजी किस तरीके से है, मतलब उनको बारे में हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट्स के माध्यम से हम लोग पहले देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका सबसे पहले पार्ट बताया गया, माउथ जो कि बताया गया, तो देखिए माउथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर किसी भी फूड को इनटेक किया जाता है, यानी आप यहाँ पे लिखा हुआ इनटेक ऑफ होल फूड, यानी इसके अंदर जो भी हम खाना खाते हैं उसको इनटेक किया जाता है, अंदर ग्रहण किया जाता है, लिया जाता है। जिसके बाद में यहाँ पे टीथ होते हैं। तो टीथ मुख्य रूप से आप जानते ही हैं, बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर आप बता सकते हैं कि टीथ क्या करते हैं। जो फूड पार्टिकल होते हैं उनको चबाने के काम में आते हैं, यानी छोटे छोटे पीसेस में उनको तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो टीथ को अगर देखा जाए तो इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर आपको बना दूं, तो इस टीथ में आप देखते हैं दो आगे की तरफ इस तरीके से दांत होते हैं और एक ऐसे होते हैं, शेर खान के जैसे दांत बन गए। तो देखिए, जो आगे के दो दांत होते हैं, नेमिंग आपको याद होना जरूरी है। इनको बच्चे बोलते हैं इंसिजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिजर बोलते हैं। इंसिजर बोलते हैं। हिंदी में अगर आप देखें तो इनको कृंतक बोला जाता है। ये दो दांत होते हैं, इनको रंदक बोलते हैं या कैनाइन बोलते हैं। इसके साथ में यहाँ पे प्रीमोलर दांत पाए जाते हैं, नाम है एक अपना इनका, और पीछे मोलर दांत पाए जाते हैं। तो इस तरीके से दांत की संरचना होती है। कभी कभी आपका हाई स्कूल लेवल में पूछ लिया जाता है कि मनुष्य का दंत सूत्र बताइए, तो ये 21-23 होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। गुणे 2 कर देते हैं, इसी तरीके से टोटल 32 दांत होते हैं आपके। ठीक है, जिसमें 2 इंसिजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, और फिर बाद में आपके मोलर होते हैं। तो इस तरीके से आपके दांत होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं। माउथ के अंदर आपने पहला पार्ट समझ लिया, टीथ। इसके साथ में आपकी टंग होती है। तो टंग आप जानते हैं एक मांसपेशियों से बनी हुई संरचना है। ठीक, इसके अलग अलग भाग में हम टेस्ट का अनुभव करते हैं। जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उसका अलग अलग भागों में हमें टेस्ट का अनुभव होता है। जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, किसी भी तरीके का टेस्ट है तो आपको ये टंग के माध्यम से ही पता चलता है। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि टंग के ऊपर छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं जिन्हें हम टेस्ट बड्स बोलते हैं। टेस्ट बड्स बोलते हैं। ये टेस्ट बड्स जो होते हैं किसी भी चीज़ का स्वाद बताने के काम करते हैं। ठीक है, आगे टंग का फंक्शन क्या है, तो आप क्या लिख सकते हैं? रोलिंग ऑफ फूड, यानी किसी भी फूड पार्टिकल को कैसे मूव करना है, दांतों तले कैसे भेजना है, ये काम टंग का होता है। और टेस्टिंग ऑफ फूड, यानी फूड को टेस्ट करना, अभी बताया टेस्ट बड्स के माध्यम से। सॉल्विंग एंड पुशिंग डाउन द ऑफ द फूड, यानी कहीं ना कहीं जबान आपकी जो होती है वो खाने को निगलने का भी काम करती है, नीचे भेजने का भी काम करती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं माउथ में सिलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी लार को निकालने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं।
सिक्रीट सलाइवा फंक्शन लिखा हुआ। इसके अतिरिक्त में ये म्यूकस भी निकालती है। अच्छा, म्यूकस आप जानना चाहते होंगे क्या है, तो म्यूकस जैसे मान लीजिए एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस है। लार जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विडिटी फॉर्म में आप उसको देख पाते हैं, पानी जैसा जो उसके अंदर जो भी है वो उसे म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। तो सलाइवा और म्यूकस दो चीज़ें सिलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है, तो देखिए अगर आपसे कॉमनली पूछा जाए तो अगर आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा, लार नहीं निकल रही, तो भाई फूड आपका बिल्कुल ड्राई फॉर्म में रहेगा। कोई भी ड्राई चीज़ खाएंगे देन ड्राई फॉर्म में वो बॉडी के अंदर इंजेस्ट भी नहीं किया जा सकता, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए ये होता है सिलिवरी ग्लैंड जो होती है भोजन को गीला करने में मदद करती हैं, लुगदी नुमा बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो और इसके अतिरिक्त लार का एक और फंक्शन होता है, जो भी हम कोई स्टार्च मॉलिक्यूल खाते हैं, इसका मतलब कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो या फिर कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, तो मुख भाग में ही इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब आप सोचेंगे एंजाइम क्या होता है, तो देखिए एंजाइम कुछ ऐसे प्रोटीन के बने हुए फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, कारक होते हैं जो कि किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो इसके अंदर भी एक एंजाइम, एक शब्द है एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या करता है, जिसका नाम है बच्चे सिलेवरी एमाइलेज बोलते हैं, या एक और नाम बोलते हैं टाइलुइन। तो टाइलविन की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती, कंफ्यूज मत होइएगा आप। तो देखिए टाइलविन या सिलेवरी माइलेज पाया जाता है जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलेस्ट फॉर्म यानी ग्लूकोज में चेंज करता है, ठीक। ग्लूकोज में चेंज करता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च से आपको डरने का आवश्यकता नहीं है। ग्लूकोज की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तो सिलेवरी माइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ठीक है। इसके बाद में जो कि अगला भाग आपका आता है, अगला भाग जो कि आपका आता है उसे हम बोलते हैं ऊसोफेगस। अच्छा, अब ऊसोफेगस क्या करता है, तो देखिए देखिए मुख के अंदर क्या क्या हुआ, माउथ पार्ट कैविटी में आपके क्या क्या हुआ, सिलेवरी एमाइलेज जो कि सिलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा था वो मिक्स हो गया फूड के साथ में, फूड दांतों से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया और इसके साथ में क्या हुआ, स्टार्च शुगर में चेंज हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, फूड जो होता है वो आगे आपका फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स में जाता है, एनएक्स स्पेलिंग है, स्पेलिंग क्लियर कर लीजिएगा। देखिए फेरिंग्स में जाता है। अच्छा, फेरिंग्स पाया कहाँ जाता है, तो देखिए फेरिंग्स ये आपका यहाँ पे पाया जाता है, देख लीजिए ये आपका फेरिंग्स है, मतलब जहाँ से हम खाने को निगलते हैं ना उसी भाग में पाया जाता है। फेरिंग्स का कुछ खास फंक्शन नहीं होता है, ध्यान दीजिए जरा। देखिए फेरिंग्स में यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए हमारी नेक है या गला है, यहाँ पे दो पाइप्स होती हैं। एक पाइप आपकी सांस लेने के काम में आती है, एक पाइप आपकी डाइजेशन के काम में आती है, ठीक है। मतलब डाइजेशन यानी फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजने का काम करती है, यहीं से हम निगलते हैं। निगलने के लिए एक मुख्य ऑर्गन यहाँ पे होता है जिसे हम इपीग्लॉटिस बोलते हैं। इपीग्लॉटिस नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, याद कर लीजिएगा। ये इपीग्लॉटिस यहाँ पे बैलेंस बना के रहता है, चूंकि ये हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा पॉन्स करके वहाँ पे भाग होते हैं, वहीं से कंट्रोल होता है। जब हम कोई चीज़ निगलने चलते हैं तब ये उस समय डाइजेस्टिव सिस्टम के पाइप को ओपन कर देता है और इधर सांस लेने वाली पाइप पर जम जाता है, जिससे खाना अंदर आसानी से चला जाता है। इसीलिए देखिए अगर आप कोई चीज़ निगल रहा है तो उस सेम टाइम में हम सांस नहीं ले सकते, क्योंकि ये पीछे यहाँ से मूव होके यहाँ से मूव होके वो जो है ये यहाँ से मूव होके पीछे झप जाता है, ठीक। और फूड यहाँ से फूड को एंट्री मिल जाती है बॉडी के अंदर, ठीक। तो ये कुछ आपका काम जो होता है फेरिंग्स के अंदर होता है। आगे फूड आपका मूव करता हुआ कहाँ पे जाता है, आगे फूड आपका मूव करता ऊसोफेगस में जाता है। अब आइए ऊसोफेगस का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ऊसोफेगस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऊसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यानी हमारे माउथ से फूड को ले जाकर एब्डोमिनल कैविटी तक के स्टमक पार्ट तक ले जाएगी, और ये कुछ खास नहीं करती, कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, केवल एक इसके अंदर मूवमेंट होती है। बस बच्चे इस मूवमेंट का नाम हमें याद कर लेना है, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होती है, ठीक है। अगर बोलने में कोई दिक्कत हो रही है आप स्पेलिंग लिखी हुई देख सकते हैं, ये एक तरीके की मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट क्या करती है, फूड को
नीचे ढकेलने में मदद करती है, जिससे खाना जो है हमारा स्टमक में आसानी से चला जाता है, ठीक है। तो कठिन बिल्कुल भी नहीं है, आप डरिएगा मत। आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि इनसाइड द ऊसोफेगस द डाइजेशन प्रोसेस और एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डज नॉट टेक्स प्लेस, ओनली द ओनली द फूड मूव्स टुवर्ड्स द स्टमक इनसाइड द ऊसोफेगस। केवल इतना आपको समझना है, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे भाई आपका फूड अब चला गया आपका स्टमक में। देखिए स्टमक जो भाग है आपका, तो स्टमक आपका बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन भाग है। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब स्टमक के अंदर बहुत कुछ भोजन के साथ में होना है, फूड के साथ में होना है। जैसे ही फूड इसके अंदर एंट्री हुई फूड की, देखिए बड़े लेवल पर पढ़ा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्टमक के अंदर, कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है, उन सब चीज़ों को जानना जरूरी होता है। लेकिन 10th के स्टैंडर्ड से केवल स्टमक के अंदर क्या प्रोसेस होती है, नॉर्मली फूड क्या आता है, बहुत मतलब लाइटली आपको समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टमक के अंदर एक कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम नॉर्मली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इनका नाम बच्चे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती, जैसे ही फूड इसके अंदर एंट्री होती है तुरंत गैस्ट्रिक ग्लैंड एक लिक्विड सिक्रीट करती हैं बच्चे, और उस लिक्विड से ही भोजन की बहुत सारी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहाँ पे होती हैं। तो देखिए गैस्ट्रिक जिस जो लेवल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सिक्रीट करती हैं उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। नॉर्मली गैस्ट्रिक जूस को में देखा जाए तो गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। कौन कौन सी चीज़ें, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। तो देखिए आपका जो पेप्सिन है, तो ये पेप्सिन क्या करता है, ये फूड में जो भी हमने प्रोटीन खाया होता, मान लीजिए आपने दाल खाई है तो दाल में से प्रोटीन कैसे निकालना है, उस प्रोटीन को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो वहाँ पे पेप्सिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को प्रोटीन को पहले तो निकालता है, उसके बाद में इसको एक और सब्सटेंस में चेंज कर देता है जिसको आप पेप्टोन कह देते हैं, और इसके बाद में एक और सब्सटेंस में चेंज कर देता है जिसको आप अमीनो एसिड कहते हैं। भाई 2 नाम आ गए तो आप डर गए कि इतना कठिन कैसे हो गया। अरे कुछ खास नहीं है भाई, प्रोटीन आपका जो है, प्रोटीन एक सब्सटेंस में चेंज होता है जिसको पेप्टोन बोलते हैं, और पेप्टोन आपका अमीनो एसिड में चेंज होता है। वास्तव में हमारी बॉडी में जो चीज़ें का उपयोग की होती हैं प्रोटीन में से, उसे हम अमीनो एसिड बोलते हैं। ये अमीनो एसिड ही आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आपका HCl निकलता है, आपको पता है ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिड की कितनी मतलब टफ प्रॉपर्टी होती है। टेस्ट में तो खट्टा होता है नॉर्मली, ठीक है। आप चेक मत करिएगा किसी के स्टमक का HCl का टेस्ट कैसा है, ठीक, वरना काफ़ी समस्याएं हो जाएंगी। खैर नॉर्मली आप इसको समझने का प्रयास करिए। HCl जो है एक तरीके का एसिड है, फूड के जाते ही एंट्री होने पर ही HCl ये निकलता है। और HCl ये क्या करता है बच्चे, ये फूड में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, भाई कहा तो नहीं जा सकता प्योरली कि आपने जो भी खाया है बिल्कुल बैक्टीरिया लेस आपने खाया, हाइजीनिक है, बिल्कुल वो अनहाइजीनिक होता ही है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया जो आप अगर लगातार लंबे समय तक बैक्टीरिया फूड भोजन के साथ आपके पेट में बने रहे तो नुकसान पहुंचाएंगे। तो HCl बैक्टीरिया को किल कर देता है, यहीं पर कहेगा तुम्हें मार देंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया को सारा खत्म कर देता है HCl। अब मीडियम एसिडिक बना देता है, भाई खाना जो भी खाया सब एसिडिक मीडियम बन जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ म्यूकस निकलती है। अच्छा ये इतना HCl टफ होता है बच्चे कि यहाँ तक कि अगर ब्लेड डाल दी जाए तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इतना ज़्यादा टफ होता है ये। तो इसीलिए उस म्यूकस निकलता है, एक लार जैसा सब्सटेंस चिपचिपा निकलता है जो कि स्टमक की इनर लाइन को प्रोटेक्ट करता है। यानी यहाँ मान लो स्टमक है, स्टमक के अंदर ये भाई प्रोटेक्ट कर देता है कि HCl भाई आप निकलें तो ये जो है इसकी त्वचा को गलाने ना पाए, ठीक। तो इसीलिए कोई
स्टमक की जो त्वचा होती है भाई सॉफ्ट होती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है HCl का, ठीक है। केवल फूड का ही जो होता है, जो भी प्रोसेस फूड में होनी है वही HCl करता है, ठीक है। अब यहाँ से फूड, अच्छा एक और चीज़ होती है बच्चे इसके अंदर, वो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। आपका गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक और चीज़ होती है जिसे आप बोलते हैं रेनिन एंजाइम, एक तरीके का होता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये बच्चे मुख्य रूप से बच्चों में ही सिक्रीट होता है, जो 0 से आपके 8 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उनमें, जो कि दूध का सेवन ज़्यादा करते हैं। एक्चुअली रेनिन जो होता है वो आपकी मिल्क प्रोटीन को, वो आपकी मिल्क प्रोटीन को चेंज कर देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देता है, पैरा कैसिनेट और कैसीन में चेंज कर देता है, कुछ इस तरीके से है। लेकिन इतना डीप आपको नहीं जाना है, आपको कितना पता होना चाहिए कि रेनिन एंजाइम जो होता है वो मिल्क से रिएक्शन करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, बच्चों में ज़्यादा सिक्रीट होता है, ठीक है। तो आपने ऑल ओवर स्टमक के अंदर क्या समझा कि स्टमक के अंदर फूड के एंट्री होते गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जो कि पेप्सिन, HCl और म्यूकस सिक्रेट करता है और इनकी सबकी फंक्शनिंग देखी, ठीक है। आगे फूड जैसे ही मूव करता है तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी एंट्री करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो कि आपका ड्यूडेनम होता है वहाँ पे एंट्री करता है। वहाँ पे देखिए क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही आपका फूड में क्या सिस्टम होता है कि फूड में एक्चुअली यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री होने पर ही ये फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो होता है ये तीनों डाइजेस्ट हो जाते हैं एंजाइम्स की हेल्प से। अगर आप इसका और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर देंगे कि सर हमें एंजाइम कौन कौन से सिक्रेट होते हैं, वो कैसे कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट में बदलते हैं। अगर आप इसका भी एक वीडियो चाहते हैं तो मैं प्रॉपर और अच्छी तरीके से डिटेल में आपको दे दूंगा। यहाँ पे आपको लाइटली बताया जा रहा है लेकिन हाई स्कूल के लेवल से बिल्कुल पर्याप्त आपको बताया जा रहा है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट जो कि सी शेप का होता है, अभी आपको बताया गया था स्टमक के बाद में इससे सी शेप की एक तरीके के डक्ट होती है उसके अंदर, उसी को ड्यूडेनम बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। यहाँ पे जो बच्चे आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो एंजाइम्स की सहायता से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। फैट जो होता है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। अब आप कहेंगे अमीनो एसिड में तो स्टमक में भी चेंज हो रहा था, तो बच्चे वहाँ पे पूरा तरीके से नहीं हो पाता। रिमेनिंग जो भी उसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में चेंज होना है वो आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। अच्छा एक और चीज़ आप समझ लीजिए, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे जब आपका सी भाग में आता है इस इंटेस्टाइन के, तो यहाँ पे एक एक्चुअली डक्ट ओपन होती है। वो डक्ट कहाँ से आती है, नली ओपन होती है। वो हमारी दो ग्रंथियां होती हैं, एक पेनक्रियाज होती है और एक यहाँ पे बच्चे आपका लीवर होता है, ठीक है। उस लीवर से डक्ट आके दोनों और एट लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती हैं। एक सेकेंड में कलर चेंज करूँ इसका। अ, देख लीजिए ये यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका कौन सा भाग है, ये आपका लीवर है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा भाग है, ये आपका पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज और लीवर से दो पाइप आके ओपन होती है। एक्चुअली जो लीवर होता है, लीवर के पास एक ऑर्गन होता है जिसको आप गाल ब्लैडर बोलते हैं, गाल ब्लैडर बोलते हैं। गाल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को निकालता है और बाइल जूस को निकालने के बाद में आपका आंत में मिला देता है, ठीक है। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, ये भी आके आंत में मिलता है। तो देखिए यहीं पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। यहाँ पे जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पहले ही पार्ट में एक डक्ट ओपन होती है जो कि लीवर और पेनक्रियास से आती है। दोनों से लिक्विड निकलते हैं, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, लीवर से आपका गाल ब्लैडर लगा होता है, गाल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है, दोनों जूस आके मिलते हैं। अच्छा बाइल जूस कुछ नहीं करता है फूड का, ये केवल और केवल जो फूड आपका है तो उसमें उसमें जो भी उपस्थित आपका एसिडिक मीडियम था स्टमक से आया था उसको बेसिक में चेंज कर देता है। क्षारीय सॉल्यूशन, एक पीले कलर का क्षार या बेसिक सॉल्यूशन एक स्रावित करता है और जिससे क्या होता है फूड का जो मीडियम है वो बेसिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त में आपका क्या होता है, इसके अतिरिक्त में आपका इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस भी निकलता है। इस पार्ट के अंदर आपका इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस भी निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस भी आके मिलता है जिससे
फूड में जो भी चीज़ें यानी कि कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, फैट आपका फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट लगभग फूड डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है बच्चे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी भाग है जिसे हम विलाई बोलते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके इस तरीके से अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या छोटे छोटे रोम जैसी संरचना निकली हुई होती है जिसे हम विलाई बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सारी चीज़ें बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो गई हैं, अब इन डाइजेस्ट हुई सारी चीज़ों को बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलाई भाग है ये मुख्य रूप से सभी चीज़ों का डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन कर लेता है। अब जो भी चीज़ें बचती हैं, वो फालतू की चीज़ें होती हैं। अच्छा ये देख लीजिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रीशन हमने अभी आपको बताया था लीवर और पेनक्रियास से निकलता है। तो लीवर से बाइल जूस निकलता है। ये बड़े फैट लार्ज फैट ग्लोबुल्स यानी ये क्या करता है, एक प्रोसेस करता है इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें ये क्या करता है जो फैट की चीज़ें होती हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देता है, यानी लार्ज फैट ग्लोबुल्स को स्मॉल फैट में चेंज कर देता है। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। इस पेनक्रियाटिक जूस में आपके दो एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है ट्रिप्सिन और लाइपेज पाया जाता है। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन पेप्टोन में चेंज कर देता है, लाइपेज फैट को ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। तो देखिए अभी आपको बहुत डिटेल में नहीं बताए गए थे, लेकिन आप देख लेंगे यहाँ पे कि जो पेनक्रियाज हमने इधर आपको बताया था उस पेनक्रियाज से जो पाइप निकली थी यानी पेनक्रियाटिक जूस ये निकाल रहा था, उस पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन को पेप्टोन पेप्टोन सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देता है और फैट जो होता है वो ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस पेनक्रियाटिक जूस में होती है। बाकी इंटेस्टाइन जूस भी निकलता है, वो भी अलग अलग सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है। अच्छा इमल्सिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में किया गया है। इमल्सिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस। बाइल जूस के द्वारा बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होने की जो प्रक्रिया है उसे ही इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। बच्चे एग्जाम में आपके अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज इमल्सिफिकेशन तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल कर सकते हैं। ठीक है। अगला भाग आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, इसके अंदर डाइजेशन की कोई खास प्रोसेस नहीं होती है, बस जितना पानी है आपका उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का लार्ज इंटेस्टाइन काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो बाकी का जो बचा हुआ वेस्ट सब्सटेंस है जिसे फीकल मैटर कहते हैं, तो वो क्या होता है एनस के द्वारा शरीर से मल के रूप में या जो फीकल मैटर के रूप में बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस की तरह मुक्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये ओवरव्यू है एक तरीके से, आप एज एन स्क्रीनशॉट बेसिस आप इसको ले सकते हैं। एक सेकंड यहाँ का स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए और आगे यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप नीचे ये सारी चीज़ें आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रोक कर और आप इसको देख सकते हैं एक बार अच्छी तरीके से। आप इस डायग्राम को भी देख लीजिए। इस तरीके से आपका डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसका अगर आप ये चाहते हैं कि इसको एक बार नोट्स से भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसकी भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और कोई भी अगर आपको हिंदी इंग्लिश या किसी भी पक्ष में कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है तो मेरा नंबर है 7985717588। आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर प्रकार से बच्चे कोशिश की जाएगी कि आपकी लगभग सभी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। और अगर कुछ भी किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप हमसे बात करिए। और इसको जब आप हमें सपोर्ट करेंगे धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे या फिर आप लाइक करेंगे वीडियोस को तो थोड़ा सा मुझे प्रमोशन मिलेगा, जिससे मैं लाइव आकर और आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करूँगा। तो बच्चे आप हमें सपोर्ट करिए। और लगभग आपकी जो हाई स्कूल सब्जेक्ट की जो आपकी बायो है साइंस सब्जेक्ट में, तो इसकी तो लगभग सारी समस्याएं सॉल्व ही हो जाएंगी। सो ऐसा मैंने भी सोच रखा है, तो आप सपोर्ट करिए और सब ठीक ठाक ऐसे ही चलता रहेगा। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।